फिर मेडिएटर्स बच रहे हैं हमारे इन्फ्लेमेशन के, तो उसकी बात करते हैं आज हम यहाँ पर। तो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स जो होते हैं उनको अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो उनको दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं हम लोग इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स को। एक तो होते हैं सेल डेराइव्ड, एक होते हैं प्लाज्मा डेराइव्ड। सेल डेराइव्ड मीन्स किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल से वो प्रोड्यूस होंगे, और प्लाज्मा डेराइव्ड की अगर बात करें तो मेजॉरिटी में वो लीवर से प्रोड्यूस होते हैं। मेडिएटर्स होते हैं उनको क्लासीफाई कर देते हैं हम लोग दो पार्ट्स में। एक तो होते हैं सेल डेराइव्ड और दूसरे होते हैं प्लाज्मा डेराइव्ड। ओके, सेल डेराइव्ड को भी हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं जो प्रोग्राम्ड होते हैं, मीन्स जो बॉडी के अंदर हमेशा प्रेजेंट होंगे, चाहे इन्फ्लेमेशन हो चाहे ना हो, तब भी वो नॉर्मली बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से जिसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हिस्टामिन हो गया, जैसे कि सेरोटोनिन हो गया, जैसे लाइसोसोमल एंजाइम्स हो गए। ये सारे ऐसे मेडिएटर्स हैं जो कि सेल डेराइव्ड हैं और हमेशा बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेमेशन होगा तभी इनका प्रोडक्शन होगा। दूसरा होता है तुम्हारा कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड होते हैं, मतलब कि जब कभी इन्फ्लेमेशन होगा तभी इनका प्रोडक्शन होगा। दैट इज दे आर प्रोड्यूस्ड ओनली एट टाइम ऑफ इन्फ्लेमेशन। उसी केस में तुम्हारा प्रोडक्शन होगा इनका। इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो इनके एग्जाम्पल्स हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, कीमोकाइंस, साइटोकाइंस, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर PAF प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, एंड एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स। ठीक है, इसी सीक्वेंस में हम एक एक चीजों को एक्सप्लेन करते हुए पढ़ते चले जाएंगे और हम खत्म कर देंगे मेडिएटर्स को। प्लाज्मा डेराइव्ड की अगर बात करते हैं, यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है, इस चीज को ध्यान रखेंगे थोड़ा। प्लाज्मा डेराइव्ड में एग्जांपल्स आते हैं जैसे हमारे कोगुलेटिंग पाथवेज में यूज होने वाले मेडिएटर्स, कोगुलेटिंग पाथवे में यूज होने वाले मेडिएटर्स। इसके अलावा काइनिन पाथवे में यूज होने वाले मेडिएटर्स। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री पाथवे में यूज होने वाले मेडिएटर्स। ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, ये सारे के सारे प्लाज्मा डेराइव्ड के अंदर आएंगे। अब लेते हैं एक एक चीजों को लेते हैं और एक एक चीजों को हम एक्सप्लेन करते चले जाएंगे, और इस तरीके से वी कैन इजीली कवर द मेडिएटर टॉपिक। हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन को मैं शॉर्टली निपटाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बेसिकली हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। हिस्टामिन जो होता है यहाँ पर क्लासीफाई कर देते हैं हम लोग, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन की बात करते हैं। ठीक है, तो हिस्टामिन जो होता है सबसे पहले फंक्शन ही होता है, सेरोटोनिन जो होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। हिस्टामिन थोड़ा सा वैसोडाइलेटरी इफेक्ट होता है इसका। ठीक है, पहला इसके फंक्शन के बेस पे हमने देख लिया। ओके, दूसरा हमने क्या देखा कि हिस्टामिन का जो प्रोडक्शन होता है वो हिस्टिडीन से होता है। हिस्टिडीन से ही हिस्टामिन का प्रोडक्शन होता है। वहीं पर सेरोटोनिन का जो प्रोडक्शन होता है वो ट्रिप्टोफैन से होता है, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से। सेकंड डिफरेंस ये हो गया। ठीक है, जो हिस्टामिन का जो प्रोडक्शन होता है वो कौन कौन सी सेल्स करती हैं, वो बेसोफिल सेल्स कर सकती हैं, मास्ट सेल करती हैं, और इसके अलावा प्लेटलेट्स भी करती हैं। ठीक है, ये तीनों हिस्टामिन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं पर अगर सेरोटोनिन की बात करें तो इसको प्रोड्यूस करने वाली जो सेल्स होती हैं वो होती है एंटेरोक्रोमेफ्रिन सेल्स होती हैं। ठीक है, दैट इज एंटेरोक्रोमेफ्रिन सेल्स जो होती हैं वो तुम्हारा सेरोटोनिन का प्रोडक्शन करती हैं। इसके अलावा प्लेटलेट्स जो होते हैं वो भी थोड़े अमाउंट में सेरोटोनिन का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आता है, तो ध्यान रख लें कि जो बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स होती हैं इनकी स्टेनिंग जो होती है वो टॉल्विडीन डाई के जरिए होती है। ठीक है, तो टॉल्विडीन डाई जो होते हैं तुम्हारे वो यूज होते हैं बेसोफिल्स और मास्ट सेल को स्टेन करने के लिए। तो हमने हिस्टामिन और सेरोटोनिन को कवर किया। अब बात करते हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स की। तो जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं ये शुरुआत से हम इसके नाम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन शायद ही किसी को कंप्लीट नॉलेज हो इसकी। तो यहाँ पर ध्यान देखें, लाइसोसोमल एंजाइम्स। तो ये चीज ध्यान रखें कि जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं वो कहां से प्रोड्यूस होते हैं, जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं
जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनकी जो ग्रेन्यूल्स होती हैं वही लाइसोसोमल एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो न्यूट्रोफिल की जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, कौन कौन से ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं? 3 टाइप के ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि न्यूट्रोफिल्स फॉर्म करती हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्राइमरी ग्रेन्यूल, सेकेंडरी ग्रेन्यूल और टर्सरी ग्रेन्यूल। ठीक है, जो प्राइमरी ग्रेन्यूल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एक नाम और देते हैं, इसको बोलते हैं एजिरोफिलिक ग्रेन्यूल। उसको हम लोग बोलते हैं एजिरोफ्रेनिक ग्रेन्यूल के नाम से भी जानते हैं। जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी तो सेकेंड 2 लिखा हुआ है, इसको सेकेंड भी बोलते हैं। तो इसको और क्या बोल सकते हैं? इसको बोलते हैं स्पेसिफिक, एस फॉर सेकेंड, एस फॉर स्पेसिफिक। तो इसको स्पेसिफिक ग्रेन्यूल के भी नाम से जानते हैं। जो स्पेसिफिक ग्रेन्यूल होते हैं वो टाइप 4 कोलाजिनेज के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब कि जो सेकेंडरी टाइप ऑफ न्यूट्रोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं या स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होते हैं वो टाइप 4 कोलाजिनेज का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? ये लैक्टोफेरिन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, ये दोनों चीजें याद रखनी है। तो टर्सरी ग्रेन्यूल होता है उसको और क्या बोलते हैं? जो टर्सरी ग्रेन्यूल होता है इसको बोलते हैं सी टाइप ग्रेन्यूल के नाम से भी जानते हैं। ABC तीसरा अक्षर, तो टर्सरी ग्रेन्यूल को क्या बोलते हैं? सी टाइप ग्रेन्यूल बोलते हैं। ओके, एंड सी को ही अगर बना दें जी, तो सी को इस तरीके से कर देंगे तो जी बन जाएगा। इसका मतलब है जिलाटिनेज के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके से सी से रिलेटेड है 3 और सी से ही बना सकते हैं जी। तो उसका फॉर्मेशन अदर नेम कौन कौन से, ये इसलिए हम लोग रिमेंबर कर सकते हैं। अब आते हैं एजिरोफिलिक ग्रेन्यूल्स की। तो जो एजिरोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके फंक्शन को याद करने के लिए हम लोग निमोनिक्स ले सकते हैं, जैसे A, B, C, D और E। तो एजिरोफिलिक ग्रेन्यूल या प्राइमरी ग्रेन्यूल जो होते हैं वो क्या क्या रिलीज करते हैं? तो वो रिलीज करते हैं, पहला तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है, A फॉर एसिडिक हाइड्रोलिसिस। B से क्या होते हैं? बैक्टीरियल किलिंग प्रोटीन्स, ठीक है। C फॉर क्या हो जाएगा? C फॉर हो जाएगा कैथेप्सिन्स। D फॉर क्या हो जाएगा? D फॉर हो जाएगा डिफेंसिन। और E फॉर क्या हो जाएगा? E फॉर हो जाएगा इलास्टेज। तो इस तरीके से हमने कवर कर लिया है परफॉर्म्ड में हिस्टामिन, सेरोटोनिन और लाइसोसोमल एंजाइम्स को। अब फर्दर मूव करते हैं न्यूली सिंथेसाइज्ड के क्राइटेरिया में नाइट्रिक ऑक्साइड, कीमोकाइंस, साइटोकाइंस, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर और एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ने की। तो यहां सबसे पहले शुरू करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में जहां तक मैं अनुमान लगाता हूं आपको क्या प्रेजेंट पता होगा कि एक टाइप का वैसोडाइलेटर है, लोकल इफेक्ट शो करता है। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है ये चीज ध्यान रखें आप, कि नाइट्रिक ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? सबसे पहले तो वैसोडाइलेटर है। ओके, फिर अब वैसोडाइलेशन हो रहा है, तुम आप सीधे सीधी बात को समझे कि ये तुम्हारी वेसल्स थी, इनका डायलेशन हो रहा है तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ WBCs के अमाउंट बढ़ेंगी, अदर टाइप की सेल्स के अमाउंट बढ़ेगी। तो ये एक टाइप का क्या कर रहा है? इन्फ्लेमेशन को कम करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटी प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरीके से ये एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटिंग एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो वैसोडाइलेटर है, एंटी प्लेटलेट एक्टिवेटिंग एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड के सिंथेसिस को अगर हम ध्यान देते हैं तो इसका जो फॉर्मेशन होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है तुम्हारा L-आर्जिनिन से। ओके, तो L-आर्जिनिन जो होता है वो जब L-आर्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस के प्रेजेंस में आता है तो उस केस में नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। और साथ में L-सिट्रुलिन का भी फॉर्मेशन होता है। इसको ना ध्यान रखें, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड का सिंथेस होता है किस तरीके से वो चीज ध्यान रखना होता है। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस होता है यहाँ पर जो यूज होता है उसको बोलते हैं I टाइप ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस या इंड्यूसिबल टाइप ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस। जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, जैसे ये E टाइप ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस हो सकता है, दैट इज इस्नोफिलिक। ये किसको अट्रैक्ट करेगा? इस्नोफिल्स को अट्रैक्ट करेगा। N टाइप ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस जिसको बोलते हैं न्यूरोनल
टाइप ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज होते हैं, और इसी तरीके से इंड्यूसिबल टाइप ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो यूज हो रहा है वो होता है इंड्यूसिबल टाइप ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, जिसके प्रेजेंस में जब एल आर्जिनिन इसके प्रेजेंस में आता है तो इस केस में नाइट्रिक ऑक्साइड और सेटुलिन का फॉर्मेशन होता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है, ये वैसोडाइलेटर होता है, एंटी प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर होता है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से हमने नाइट्रिक ऑक्साइड को कवर किया। अब बात करते हैं सबसे पहले प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर को। तो यहाँ थोड़ा कोने में आ जाओ, कोने में आकर थोड़ा सा देख लो, क्योंकि स्पेस का पर्याप्त उपयोग कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग जो फैक्टर्स होते हैं ये इनका फंक्शन होता है कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी करते हैं, इसके अलावा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, और प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर एग्रीगेट भी करते हैं। तो इस तरीके से प्लेटलेट को एग्रीगेट भी करेंगे। तो हमने नाइट्रिक ऑक्साइड का पढ़ लिया, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम लोग कीमोकाइंस की, करते हैं हम लोग कीमोकाइंस के बारे में। तो यहाँ लिखते हैं कीमोकाइंस। तो कीमोकाइंस खुद बता रहा है किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो कीमोकाइंस जो होता है वो सबसे पहले तो कीमो, सी फॉर ये सिस्टीन अमाइनो एसिड, तो सिस्टीन अमाइनो एसिड प्लस कोई और एक्स मान लेते हैं, तो एक्स टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, कोई और अमाइनो एसिड, सिस्टीन एक अमाइनो एसिड हो गया प्लस कोई और अमाइनो एसिड, दो चीजें मिलकर कीमोकाइंस का फॉर्मेशन करती हैं। तो जो कीमोकाइंस होते हैं उनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे सबसे पहला हम लोग अगर उसको क्लासिफाई करें तो ये CXC टाइप का भी हो सकता है, CXC टाइप ऑफ कीमोकाइंस होते हैं। तो CXC टाइप ऑफ कीमोकाइंस की जैसे एग्जांपल क्या है, अब देखो इसको ध्यान दो, CXC, इस X को अगर दोनों तरफ से मिला दें तो कुछ 8 जैसा दिख रहा है, ये इंग्लिश का 8 अक्षर दिख रहा होगा। तो इसका सेंस क्या है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं ये चीज बताने में कि इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है इंटरल्यूकिन 8, मतलब CXC टाइप ऑफ कीमोकाइन का एग्जाम्पल है इंटरल्यूकिन 8। ओके, ये चीज ध्यान रखें। दूसरा टाइप ऑफ कीमोकाइंस जो होते हैं वो होता है CC टाइप ऑफ कीमोकाइंस भी हो सकते हैं, और तीसरा होता है C टाइप ऑफ कीमोकाइंस। तो CC टाइप ऑफ कीमोकाइंस की अगर बात करते हैं, एग्जाम्पल आता है ईओटैक्सिन। ठीक है, ईओटैक्सिन खुद ई वर्ड खुद रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका रिलेशन इसिनोफिल से है। ठीक है, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, इसिनोफिल्स को अट्रैक्ट करेगा। दूसरा जो होता है वहां होते हैं रैंटीज। ठीक है, रैंटीज, टी पर जोर आ रहा है, इसका मतलब ये टी सेल्स जो होंगी उनको अट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब बात करते हैं सी टाइप ऑफ कीमोकाइंस की बात करते हैं। तो सी टाइप ऑफ कीमोकाइंस जो होते हैं वो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमने कवर किया कीमोकाइंस को। दो चीजें और मैं दो क्वेश्चंस आपसे पुटअप करता हूं कि क्या आपने ये नाम सुना है कि नहीं, CXCR4 एंड CCR5। ये दो नाम आपने जनरली सुन रखा होगा। दो नाम आते हैं HIV में। HIV जो होता है वो किसी सेल को पेनिट्रेट करने के लिए ये दो रिसेप्टर कीमोकाइनिक रिसेप्टर्स होते हैं जिनके जरिए HIV किसी सेल के अंदर पेनिट्रेट करता है। तो इन दोनों के नाम भी हमें याद रखना जरूरी हो जाता है। अब यहां देखो साइटोकाइंस। तो जो साइटोकाइंस होते हैं इनको अगर हम देखें 3 टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो होते हैं इंटरल्यूकिन जो हम सबका पढ़ा हुआ है, चलो पूरा नाम लिख देता हूं, इंटरल्यूकिन्स। एक हो गया तुम्हारा इंटरल्यूकिन्स, ठीक है। दूसरे होते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, और तीसरे होते हैं इंटरफेरॉन्स होते हैं, ठीक है। अब इंटरफेरॉन्स में सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ हमारा इंटरफेरॉन है, तो इंटरफेरॉन पर सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो इंटरफेरॉन्स होते हैं वो 3 टाइप के इंटरफेरॉन्स हमारे सिलेबस में आते हैं। एक आता है इंटरफेरॉन अल्फा आता है, एक आता है बीटा इंटरफेरॉन्स आते हैं, और आते हैं गामा इंटरफेरॉन्स आते हैं। ओके, तो जो अल्फा इंटरफेरॉन्स होते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन्स जो होते हैं वो एंटीवायरल, मतलब जब कोई सेल वायरस इन्फेक्टेड हो जाता है तो जो नियर बाई सेल्स होती है वो इंटरफेरॉन अल्फा रिलीज करती है, हेंस इट इज अ टाइप ऑफ एंटीवायरल कंपोनेंट होता है। जो बीटा इंटरफेरॉन्स होते हैं, बीटा बी खुद रिप्रेजेंट कर रहा है
कि जो ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे जो ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं उनके अंदर इसका प्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस लाइक जो ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं उनके अंदर बीटा इंटरफेरॉन्स का प्रोडक्शन होता है। और गामा, गामा जी फॉर ग्लोबुलिन। तो इसका मतलब ये वहां पर प्रोडक्शन इसका होता है, गामा टाइप ऑफ इंटरफेरॉन्स वहां प्रोड्यूस होते हैं जहां पर ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होता है, उस केस में गामा इंटरफेरॉन का प्रोडक्शन होता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा की बात कर लेते हैं। जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है एपेटाइट को कम करने के लिए, ठीक है। यही रीजन होता है जब हमें फीवर आता है तो हमारी भूख कम हो जाती है, क्योंकि जब फीवर, इन केस ऑफ फीवर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इज रिलीज एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग द एपेटाइट इन केस ऑफ द फीवर। तो इंटरल्यूकिन्स जो होते हैं उसकी कुछ इंपॉर्टेंट इंटरल्यूकिन्स की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6 की। तो 6 में से एक घटाओ, क्या आ गया 5। रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर, जब भी कभी फीवर होगा तो फीवर के लिए कौन से इंटरल्यूकिन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं 1 एंड 6, क्योंकि 6 में से 1 घटाया, 6 में से 1 सब्सट्रैक्ट किया तो बचा क्या 5, F फॉर 5, F फॉर फीवर। और इसके अलावा एक चीज ध्यान रखना, जब भी फीवर होता है तो उस केस में क्या और रिलीज होता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा भी रिलीज होता है। दूसरा बात करते हैं इंटरल्यूकिन 7 के बारे में। तो इंटरल्यूकिन 7 जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इंटरल्यूकिन 7 जो होता है, 7 लिटिल बिट किससे कांटेक्ट रख रहा है, टी से। तो इसका मतलब जो इंटरल्यूकिन 7 है वो टी लिम्फोसाइट्स के एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर टी लिम्फोसाइट के एक्टिवेशन के लिए आ रहा है तो अपना सुरेश पूछेगा भाई कि बताओ इस्नोफिल के एक्टिवेशन के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, तो इओसिनोफिल्स के एक्टिवेशन के लिए कौन से इंटरल्यूकिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जरा गिनना सुरेश, ABCDE, 5वां अक्षर कौन सा है, ई है। इसका मतलब क्या है, इंटरल्यूकिन 5 जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इओसिनोफिल के एक्टिवेशन के लिए। तो इस तरीके से हमने 2 को तो कवर कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग न्यूट्रोफिल्स के एक्टिवेशन के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो न्यूट्रोफिल के एक्टिवेशन के लिए जो इंटरल्यूकिन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है इंटरल्यूकिन 8। अब इस तरीके से बात करते हैं कि अगर एक्यूट फेज रिएक्शन है तुम्हारा, तो एक्यूट फेज रिएक्शन के लिए जो इंटरल्यूकिन रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होता है इंटरल्यूकिन 6 होता है, ओके। अब बात करते हैं एक्यूट फेज रिएक्शंस क्या होते हैं। तो 2 तरीके से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, या तो एक्यूट फेज रिएक्शन पॉजिटिव होगा या तो एक्यूट फेज रिएक्शन नेगेटिव होगा। एक्यूट फेज रिएक्शन पॉजिटिव उस केस में बोलेंगे अगर कोई चीज बॉडी के अंदर 25, अगर नॉर्मल से 25% से ज्यादा कोई चीज बॉडी के अंदर बढ़ रही है किसी इन्फ्लेमेशन के केस में, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्यूट फेज रिएक्शन। कौन कौन सी चीजें होती हैं जो 25% से ज्यादा इन्फ्लेमेशन के केस में बढ़ जाती है, जैसे फेरेटिन हो गया, चीजें होती हैं जो 25% से कम बॉडी के अंदर इंक्रीज होती है जब भी कभी इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे ट्रांसफेरिन हो गया, ट्रांसकॉर्टिन हो गया, ठीक है, ट्रांसथायरेटिन हो गया। ये सारी चीजें जो होती हैं वो 25% से कम इंक्रीज करती हैं बॉडी के अंदर जब कभी इन्फ्लेमेशन होता है। हेंस दीज आर नॉन एज नेगेटिव एक्यूट फेज रिएक्शन कंपोनेंट्स, ठीक है।